स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का जो होने वाला है, उसका एग्ज़ाम काफ़ी करीब यानी नज़दीक हो गया है और आपकी तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। उसी से रिलेटेड यानी सामान्य अध्ययन हमारा टॉपिक होता है। सामान्य अध्ययन क्यों टॉपिक होता है ये भी आपको पता है, क्योंकि सामान्य अध्ययन में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं और उसी सामान्य अध्ययन का 12वां सेट है, यानी 20 प्रश्नों का सेट नंबर 12 है आज। चलिए जल्दी से हमारे जो भी नए शिक्षक साथी हैं, जो भी दोस्त हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं या भूल गए हैं, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आने के बाद भी भूल गए हैं, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। बेल आइकन पे प्रेस करने का फ़ायदा यही होता है कि कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। और जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फ़ाइल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में चैनल पर जाइएगा, तो आपको एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से फ़ाइल मिलेगा, उसमें सारे सक्षमता वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, जब फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाता है, तो फाइब्रिनोजित रहित प्लाज्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीरम। सीरम यानी कि यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, जिनमें प्रमुख क्या होता है भाई? तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। उसके बाद रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाता है और प्लाज्मा का शेष भाग ही सीरम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बताकर मैं उस आंसर पे थोड़ा डील करता हूँ, यानी उसके बारे में चर्चा करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो वो क्वेश्चन भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें और क्वेश्चन का आंसर याद रहे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंडाशय द्वारा। यानी अंडाशय से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे मादा हार्मोन कहते हैं और यह हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का विकास, मासिक चक्र का नियंत्रण, गर्भ अनुकरण में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, यानी क्या बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जाइगोट। जाइगोट यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से जाइगोट बनता है और युग्मकों यानी विपरीत लक्षण वाले का संयोग लैंगिक जनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों की संख्या है, तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7, 7। यानी वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप में होती हैं, उसे मूल राशियां कहा जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। इस प्रकार कुल मूल राशियां 7 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं पहले भाई। दूरी में केवल परिमाण होता है, भाई यह गलत है, यह असत्य है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो यह गलत है। ऑप्शन बी कहता है विस्थापन अदिश राशि है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। अब जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पे आप कि
वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, चाल इत्यादि। उसके बाद वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, विस्थापन इत्यादि। उसके बाद जैसे मान लीजिए विस्थापन अदिश राशि है यहाँ पे कहा, तो विस्थापन अदिश राशि है, क्यों गलत हो गया भाई? क्योंकि वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जैसे बल, विस्थापन ये सदिश राशि का एग्जाम्पल है, यहाँ कह रहा है यह अदिश है, इसलिए गलत हो गया। फिर विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, यहाँ कह रहा है ऑप्शन नंबर सी विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए यह गलत हो गया क्योंकि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सभी गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु में बल लगने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संतुलित बल। यानी यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। और यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो वह बल असंतुलित बल कहलाता है। और जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करने की कोशिश करता है तो वस्तु एवं सतह के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे वस्तु की गति में कमी आते आते एक समय के बाद वह स्थिर हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। अब जरा सा ध्यान देंगे कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। उसके बाद यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर हो तो वस्तु द्रव में तैरेगा। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम हो तो वस्तु द्रव की ऊपरी सतह पर तैरेगा, यानी तैरेगा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में द्रव्य हो गया है, ये द्रव्य नहीं होगा, ये द्रव होगा। द्रव्य का मतलब कुछ और हो जाएगा। यहाँ द्रव का मतलब है लिक्विड यानी कि पानी, जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सघन से विरल माध्यम में। अब ध्यान देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होती है, वह कौन सा रंग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वह लाल है। यानी जब श्वेत रंग की प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति अधिक और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति कम होता है। इसी कारण लाल रंग का विचलन यानी कि मुड़ाव सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर क्वेश्चन है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बढ़ेगा। अब ध्यान देंगे कि विद्युत धारा के लगातार प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद चालक की लंबाई तथा प्रतिरोध में सरल संबंध होता है। फिर चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है एवं चालक की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान भी घट जाता है। जबकि प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल तथा धारा प्रवाह का समय
स्थिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गैस समीकरण। यानी बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप को गैस समीकरण कहते हैं, और यह समीकरण जो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब, आयतन एवं परम ताप से संबंध बताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाष्पीकरण। यानी यह मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि है, और समुद्री जल को गर्म करने पर जल वाष्प में बदल यानी समुद्री जल को गर्म करने पर जो जल होता है वह वाष्प में बदल जाता है एवं ठोस रूप में नमक बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्वा एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है, वह कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1:3। यानी एक्वा रेजिया अथवा अम्लराज में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा HNO3 का अनुपात, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है। यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक अधातु है, वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। यहाँ पे ग्रेफाइड लिखा गया है, टाइप हो गया है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट ऐसे होना चाहिए, ट होना चाहिए, ये ड नहीं ट, ग्रेफाइट। यानी सोना, चांदी, एल्यूमिनियम सभी धातुएं हैं, जबकि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। ध्यान देंगे, ये जो है ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में कहीं-कहीं ऑप्शन में आपको ग्रेफाइट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह गलत हो जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक द्रव्य अधातु है, यानी कौन ऐसा अधातु है जो द्रव्य है, द्रव रूप में पाया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। एक द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन है। इसकी स्थिति आवर्त सारणी के हैलोजेंस वर्ग में है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के चौथे आवर्त तथा सातवें वर्ग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूरेनियम। यानी पिच ब्लेंड, इसका फॉर्मूला होता है, पिच ब्लेंड जो है ये, इसका फॉर्मूला होता है U3O8। ये पिच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है, U3O8। यूरेनियम धातु का अयस्क है, किसका? यूरेनियम धातु का अयस्क है, और यूरेनियम के अन्य अयस्क का नाम कार्नेटाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेनरी बेकेरल। क्या होगा भाई? हेनरी बेकेरल। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकेरल ने किया था। इनके द्वारा यूरेनियम लवणों से उत्सर्जित विकिरण को बेकेरल किरणें कहा गया है। मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैडम क्यूरी के मतलब ये वाला मैडम क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल का मत सॉरी राज्यपाल का पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? क्वेश्चन है, राज्यपाल की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और यह क्वेश्चन इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे शिक्षक साथियों, जो भी आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हिम्मत बढ़ाइए सब्सक्राइब करके। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई रुपया नहीं लगता है, बस 1 सेकंड का समय लगता है। तो मेरे लिए कम से कम आप 1 सेकंड का टाइम निकालिए भाई। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अपने शिक्षक साथी वाला ग्रुप में भी इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। कहिए कि सब्सक्राइब करने के लिए भाई। हमारे इन दोस्तों को दोस्त जो हैं तनवीर सर, इनके चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जितना अधिक से अधिक हो सके आपसे उतना सपोर्ट कीजिए। मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। क्योंकि इतना करते हैं आप तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है। मुझे वीडियो बनाने में, क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं और आप लाइक करते हैं तो और हिम्मत बढ़ती है, प्यारा-सा कमेंट कर देते हैं तो और डबल ट्रिपल हिम्मत मिलती है मुझे, मोटिवेट काफ़ी मिलता है आपसे। इसलिए इसमें आप कोई कमी नहीं कीजिएगा। और वैसे भी एक बार सब्सक्राइब कर लेने के बाद दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है, बार-बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सब्सक्राइब कर लिए तो हो गया। इसलिए प्लीज़ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जो भी हैं एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके बिना कुछ नहीं है ये चैनल। आपका ही चैनल है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अपना प्यार दिखाइए, दुलार दिखाइए अपने इस तनवीर सर चैनल पर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 73वां। यानी कि यानी भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 ए जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब किए और मेरे जितने भी दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, यूट्यूब के इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं, यानी जो जुड़े हैं वो फैमिली मेंबर्स कहलाए। सब्सक्राइब किए हैं यानी आप जुड़ गए हैं, तो उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी का वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।